हेलो एवरीवन। आज की कहानी है दिल का रिश्ता भाग 3। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जेठ जेठानी ने उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की। उसके बच्चों को चॉकलेट में जहर दे दिया। बच्चों की हालत बहुत नाजुक थी। लता बहुत डर गई थी। उसने आस पड़ोस रिश्तेदार सबको फ़ोन लगाया। हर किसी से मदद मांगी जो आस पास थे। उन सब के आगे हाथ पैर जोड़े। दरवाज़ा खटखटाया पर कोई भी उसके बच्चों को हॉस्पिटल लेकर जाने को तैयार नहीं था। तभी उस समय एक एम्बुलेंस उसके दरवाजे पर आकर रुकी। जल्दी से उसके बच्चों के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गई। हॉस्पिटल में ही मिस्टर शर्मा लता के पास आए। एम्बुलेंस के हॉस्पिटल के गेट के पास रुकते ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम बच्चों के परीक्षण में जुट गई। आनन फानन में उन्हें ओटी में ले जाया गया। करीब 3 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। बच्चों की हालत खतरे से बाहर थी, लेकिन उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। पूरी रात मिस्टर शर्मा लता के साथ बच्चों के लिए दौड़ते ही रह गए। कभी बच्चों के लिए दवाई लाते तो कभी बेसब्री से ओटी के पास जाकर चक्कर काटते। डॉक्टर से बच्चों की हालत समझते तो कभी आईसीयू के बाहर खड़े होकर एकटक उन्हें देखते ही रहते। सुबह बच्चों को जब हल्का हल्का होश आया तब कहीं जाकर लता और मिस्टर शर्मा की जान में जान आई। पर समाज के ठेकेदार यहाँ भी पहुँच चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि मिस्टर शर्मा ने एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों की जान बचाने की कोशिश की है। क्यों, मेरे भाई की जान लेकर पेट नहीं भरा, अब उसके बच्चों की भी जान लेना चाहती हो? किस लिए? ताकि अपनी मर्जी से पैसे वाले से शादी करके जिंदगी बिता सको। ऐसा कहने वाले उसके जेठ थे। मुझे तो इसके लक्षण शुरू से ही खराब लगते थे, पर क्या पता देवर जी के एक्सीडेंट के पीछे भी इन दोनों का ही हाथ हो। जेठानी ने कहा, शर्म आती है तुमको देखकर, इतनी भोली सूरत, और कर्म तो देखो डायन जैसे अपने ही बच्चों को खाने चली थी। आस पड़ोस वाले भी पीछे नहीं रहे। लता तो उन्हें देखकर स्तंभ रह गई। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ी भी हो सके। उसके पैर कांप रहे थे। कल जब बच्चों की हालत बिगड़ रही थी और लता ने हर एक दरवाजा इस उम्मीद के साथ खटखटाया था कि कोई तो उसकी मदद करके बच्चों को हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। लेकिन आज सब उस पर लांछन लगाने को उसके सामने खड़े थे। तभी मिस्टर शर्मा गुस्से में वहां आए और जोर से बोले, चुप, एकदम चुप। अगर एक और भी शब्द लता या फिर उसके बच्चों के खिलाफ निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत सुन चुका मैं और देख चुका, अब तुम लोगों को अपने एक एक गुनाह का हिसाब देना होगा। उन्होंने सामने खड़े हॉस्पिटल स्टाफ को इशारा किया और पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए कहा। हॉस्पिटल में बेवजह हंगामा करने के जुर्म में इन सबको गिरफ्तार करके अंदर कर दो, और जिन लोगों ने बच्चों के साथ ऐसा करने की कोशिश की है उन्हें तो मैं किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाया और तुरंत ही एक टीम लता के घर की ओर चल दी। हॉस्पिटल और लता के घर से पुलिस वालों को बच्चों को दिए गए जहर से लेकर इन लोगों के खिलाफ काफ़ी सबूत मिल गए थे। लता तो बिल्कुल चुप सी खड़ी थी। बेहोशी उस पर छाने लगी थी। उसका बीपी लो होने लगा था। ऐसे में मिस्टर शर्मा ने उन्हें संभाला और उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लता की ऐसी हालत देखकर मिस्टर शर्मा भी घबरा गए थे। उन्होंने अपने साथी अधिकारी को फोन किया और उन्होंने उनकी पत्नी के साथ आने के लिए कहा, जिससे कि वह लता और उसके बच्चों को संभाल सके। उनकी पत्नी एक एनजीओ चलाती थी। उन्होंने लता को बहुत समझाया, पर लता वापस अपने घर जाने में भी डर रही थी। हॉस्पिटल में ही एक चेयर पर बैठे बैठे मिस्टर शर्मा अपने अंतर्मन की आवाज से जूझ रहे थे। कुछ ही समय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया और लता को वहां से चलने के लिए कहा। बच्चों को उन्होंने सिक्योरिटी और अपने दोस्तों के पास छोड़ा और लता को लेकर रजिस्ट्रार के ऑफिस आ गए। उन्होंने लता से कानूनी रूप से शादी कर ली। लता ने चुपचाप पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। पिछले 1 साल में जो कुछ भी हुआ था उसने लता से संघर्ष करने की शक्ति भी छीन ली थी, और कल रात जो हुआ था उसने तो लता को ही तोड़कर रख दिया था। मिस्टर शर्मा के दोस्त की पत्नी, जो कि एक एनजीओ चलाती थी,
उन्होंने शादी के लिए आते वक्त लता को काफ़ी समझाया था कि मिस्टर शर्मा का फैसला उसके और उसके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो लता, तुम्हें भले ही यह फैसला आज गलत लग रहा हो, पर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो समझ में आ जाएगा कि यह तुम्हारे और बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तुमने देखा ना किस तरह से सैकड़ों हाथ तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने के लिए उठ गए थे, पर मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया था। ऐसे में शर्मा ने जब तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है तो तुमको यह हाथ थाम लेना चाहिए, ताकि तुम पर उंगली उठाने वाले खुद ब खुद चुप हो जाए। मुसीबतों का पहाड़ तुम्हारे सामने मुंह बाए खड़ा है। तुम कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं कि नौकरी करके अपने बच्चों का भविष्य संवार सकोगी, और उसमें भी तुम्हारे सर पर एक छत भी नहीं है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा भी नहीं है जिस पर तुम भरोसा करके अपने बच्चों को भी छोड़ सको। और अगर कल को कुछ गलत हो गया तो फिर तुम क्या करोगी? तुम अकेले उन सब से लड़ नहीं सकती, या फिर तुम खुद उनसे लड़ना नहीं चाहती तो क्या चाहती हो? अपने बच्चों को मरने देना? तुम इस बारे में सोच लो और सोच कर ही कोई फैसला लेना। यह तुम्हारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। लता इसी बारे में सोच रही थी। उनकी बात सही भी तो थी। आखिर लता लड़ती भी तो किससे? इन समाज के ठेकेदारों से, जिन्होंने उसके और उसके बच्चों की जान लेने की कोशिश की थी। आज तो मिस्टर शर्मा ने उसके बच्चों को बचा लिया था। क्या भरोसा कल को वो लोग लता को ही मार दे तो फिर ऐसे में बच्चों का क्या होगा? लता के अंदर खुद की जान देने की हिम्मत तो थी, पर अपने बच्चों की जान लेने का साहस नहीं था। पर मिस्टर शर्मा से शादी, जो कि उसके पिता की उम्र के थे, लता ने आज तक उन्हें एक पिता की तरह ही देखा था। यह बात लता के गले से नीचे नहीं उतर रही थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? उसके अंदर की माँ उसके अंदर की औरत पर भारी पड़ गई थी और उसने चुपचाप इस विवाह के लिए स्वीकृति दे दी थी। विवाह के बाद मिस्टर शर्मा उसे अपने साथ लेकर अपने घर नहीं आए, बल्कि कानपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और वहां से दोनों बच्चों के साथ दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। पूरी रात का सफर तय करके मिस्टर शर्मा और बच्चों के साथ वह सुबह दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। दिल्ली पहुंचकर मिस्टर शर्मा ने करोल बाग के एक अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और लता से कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। लता ने अजब तरीके से मिस्टर शर्मा की तरफ देखा। लोगों की बातें और तानों से लता का मन पूरे रास्ते बड़ा ही परेशान था। उसके अंदर ही अंदर एक मंथन सा चल रहा था। कहीं ना कहीं उसे अपने रिश्तेदारों की बातें सच भी मालूम पड़ रही थी। जब उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया था तो आखिर क्यों मिस्टर शर्मा उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? क्या चाहते हैं वे लता से? जब लता के अपने ही अपनी मतलब के लिए इस हद तक गिर सकते हैं तो फिर मिस्टर शर्मा अपने किस स्वार्थ के लिए उसे यहाँ लेकर आए हैं? क्या सच में उन्हें लता से शारीरिक सुख चाहिए था? क्या इसीलिए उन्होंने लता से शादी की थी? क्या इसलिए उन्होंने लता को आश्रय दिया था? लता के मन में एक भयंकर तूफान उमड़ रहा था। अब क्या होगा? लता विचारों के चक्रपात में घूम रही थी। लता ने अजब तरीके से मिस्टर शर्मा की तरफ देखा। क्या था उन आंखों में? सम्मान, कृतज्ञता, प्रेम, उपेक्षा या फिर घृणा? कोई समझ ही नहीं पाया था, ना ही लता और ना ही मिस्टर शर्मा। तुम एक बार घर देख लो और उसके बाद ज़रूरत के सामानों की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। लता की नज़रों से अपनी आंखें चुराते हुए मिस्टर शर्मा बोले थे। लता ने भी अपनी आंखें नीची कर ली। क्यों कर रहे हैं आप हमारे लिए सब? क्या रिश्ता है आपका हमसे? लता का सब्र जवाब दे गया था, इसलिए आखिर उसने मिस्टर शर्मा से पूछ ही लिया। मिस्टर शर्मा ने कुछ नहीं कहा, बस लता के हाथ से सामान की लिस्ट लेकर बाजार की ओर चल दिए। एक गहरी सांस लेकर लता अपनी गृहस्थी जमाने में जुट गई। यह एक 3 कमरों का फ्लैट था, हर तरह से सुसज्जित। रात हुई, पूरा दिन काम में निकल गया था। बच्चे भी नई जगह आकर कुछ डरे डरे से थे, तो फिर खुश भी हो गए थे, क्योंकि मिस्टर शर्मा बिना कहे ही बच्चों की ज़रूरत का हर सामान ले आए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई की कॉपी किताब से लेकर उनके खेलने तक का सामान। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। खाना खाकर जब बच्चे सो गए तो मिस्टर शर्मा ने लता को बुलाया। लता डरी डरी सी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या होगा अब मेरे साथ? क्या अब ये मुझसे अपने पति होने का हक लेंगे? लता के मन में अभी भी अमित की ही छवि बसी हुई थी। दिल और दिमाग हर चीज
यहाँ तक कि आत्मा पर भी सिर्फ और सिर्फ अमित का ही अधिकार था। पर अब मिस्टर शर्मा से शादी करने के बाद कुछ नहीं तो इस शरीर पर अब मिस्टर शर्मा का ही अधिकार था। क्या वह मिस्टर शर्मा को उनका अधिकार दे पाएगी? अजीब कश्मकश की स्थिति में लता उलझी हुई थी। और क्या जबरदस्ती मिस्टर शर्मा उससे यह अधिकार लेना चाहते हैं? आखिर क्यों उन्होंने इस वक्त लता को अपने पास बुलाया है? लता मन में सोच रही थी और पैर के अंगूठे से जमीन खुरच रही थी। यह दोनों तो वही थे। हालातों ने इनके बीच का रिश्ता बदल दिया था। क्या था इस रिश्ते का भविष्य? मिस्टर शर्मा ने एक नजर लता के ऊपर डाली और लता से कहा, बैठ जाओ लता। लता मिस्टर शर्मा के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। मिस्टर शर्मा ने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में इस समय कई सवाल हैं। एक सवाल तुमने आज सुबह ही मुझसे किया था, पर सच कहूँ तो उस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। हाँ, जिस दिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। पर अभी मैं जो कहना चाहता हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो। इस शादी के बारे में अभी बच्चों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह दोनों अभी बहुत ही ज़्यादा नासमझ है। समय आने पर धीरे धीरे ये खुद ही समझ जाएंगे, या फिर हम अपने तरीके से इन्हें बता देंगे। यह घर आज से तुम्हारा है। मैंने इस घर को तुम्हारे नाम से लिया है। यहाँ से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तुम आराम से बच्चों के साथ यहाँ रह सकती हो। मैं हर महीने यहाँ आता जाता रहूँगा। अगली बार जब आऊँगा तो बच्चों का एडमिशन भी करवा दूँगा। मैंने उनके लिए स्कूल में भी बात की है। नीतू भी अब 3 साल की हो गई है, इसका भी एडमिशन पीजी क्लास में हो जाएगा। लता चुपचाप सुन रही थी। मिस्टर शर्मा ने आगे कहा, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करो। तुम ग्रेजुएट हो, चाहे तो बीएड भी कर सकती हो। इस फ्लैट के सामने वाले फ्लैट में कंचन रहती है। वह मेरी दोस्त की बेटी है। थोड़ी शरारती है लेकिन समझदार है। वह तुम्हारी मदद करेगी। मैं कल सुबह ही तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो निसंकोच मुझे कह सकती हो। यह हमारे भारत देश की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ का माहौल तुम्हारे पहले वाले परिवार से कुछ अलग है। इस कारण यहाँ तुम्हें एडजस्ट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी पिछली ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ो। उन्होंने एक नया फ़ोन लता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरा नंबर है। कोई भी परेशानी आए तो निसंकोच मुझे कांटेक्ट करना। पैसे रुपए से लेकर किसी भी चीज़ की चिंता मत करना। बस अपना और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब जाओ, रात काफ़ी हो गई है। तुम भी थक गई होगी, जाकर आराम कर लो। कल सुबह से तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। तुम बस मजबूत रहना और हिम्मत से काम लेना। तुम्हारी जिंदगी पर सबसे पहला अधिकार तुम्हारे दोनों बच्चों का है। इस बात को हमेशा याद रखना और कभी भी ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे कि इन बच्चों के भविष्य में कोई परेशानी आए। मैं हमेशा तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। लता कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल पड़ी। इसके बाद तो लता और बच्चों की जिंदगी ही बदल गई थी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।